नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट न्यूक्लियर सबमरीन्स को लेके। आप सभी ने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से भारत के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स थे उनके बीच एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स को लेकर काफी डिबेट चल रहा था और अभी तक ये डिबेट चलता जा रहा है। अब भारत पहले से ही अपनी अरिहंत क्लास की सबमरीन को डेवलप कर चुका है, जिनमें से 2 सबमरीन जो अभी इंडियन नेवी में इंडक्ट किए जा चुके हैं और अभी इसकी एक बिगर वेरिएंट यानी कि S4 और S4 स्टार क्लास की सबमरीन को भी बनाया जा रहा है, जिसको आगे चल के 2025 तक इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो सबमरीन्स होने वाली सभी के सभी SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिनको नॉर्मली हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इनकी डिप्लॉयमेंट बहुत ही सीक्रेट होने वाला है, जिनको हम ऑफेंसिव स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल नहीं करने वाले। तो इस वजह से अभी न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को भी इंडिजिनसली डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, क्योंकि कोई भी देश दूसरे देश को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बेचने की कोशिश नहीं करता है। इस कैटेगरी हमारे पास एक सबमरीन मौजूद था जिसको हमने रशिया से लीज पर ले रखा था, लेकिन अभी वो लीजिंग पीरियड लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो इसको रशिया को वापस किया चुका है और अभी एक और सबमरीन को भी रशिया से लीज पर लेने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन इसको भारत को डिलीवर करने में लगभग 2025 तक का टाइम लग जाएगा। फिलहाल अभी इंडियन नेवी की तरफ से जिन इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाने की कोशिश किया जा रहा है, इसके लिए अभी इंडियन नेवी और डिफेंस मेट्रोलॉजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की तरफ से एक टीम को तैयार किया गया था, जो कि हमारी स्टील अथॉरिटी इंडिया की भिलाई वाली प्लांट की विजिट पर जाने वाले हैं। मैंने कल आपको बताया था कि स्टील अथॉरिटी इंडिया की तरफ से अभी एक स्पेशल ग्रेड की स्टील को बनाया गया था, जिसको INS विक्रांत की हल सेक्शन को और इसके इंटीरियर सेक्शन को बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था और अभी हमारी न्यूक्लियर सबमरीन को भी बनाने के लिए सेम स्टील का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। आमतौर पर पहले इस कैटेगरी की जो स्टील होती है यानी कि 249A क्लास के जो स्टील होते थे, इनको भारत में बनाया नहीं जाता था, तो इस वजह से इनको रशिया से हमको इंपोर्ट करना होता था। पर अभी जैसे कि इनको भारत में बनाना शुरू किया चुका है, तो आगे चल के नेवी का कहना है कि हम आसानी से हमारी नेवी के लिए बनाए जाने वाले न्यूक्लियर सबमरीन्स में 95% तक के इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबमरीन को भी जितना हो सके उतना स्टेल्थी बनाने की कोशिश किया जा रहा है, जिस वजह से इसमें अभी एक नई रिएक्टर को भी इस्तेमाल करने का फैसला किया गया और साथ ही इसमें नॉर्मल प्रोपेलर के बदले पंप जेट प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है और इसके लिए भी फ्रांस के साथ बातचीत किया जा रहा है। इसके अलावा इन सबमरीन्स में जो रिएक्टर मौजूद होने वाला है वो भी INS अरिहंत क्लास की सबमरीन में इस्तेमाल होने वाले वाटर प्रेशराइज रिएक्टर नहीं बल्कि एक गैस कूल्ड रिएक्टर होने वाले हैं, जो कि सबमरीन को एक्सट्रीमली साइलेंट बनाने में मदद करने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप सभी को अभी ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको अभी 2035 के बाद ही इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का प्लान किया जा रहा है। तो अभी इसको बनाने के लिए काफी टाइम लगने वाला है और फिलहाल जिस स्टील को अभी टेस्ट किया जाने वाला है, इससे भी अभी अलग अलग तरह की टेस्टिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ने वाला है, जिसके बाद ये तय होगा कि इसको आगे चल के हमारी न्यूक्लियर सबमरीन में इस्तेमाल किया जा सके या फिर नहीं किया सकता है। और ये सभी के सभी टेस्ट की रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करने वाला है कि कितनी टेस्ट को हैंडल कर पाता है। अगला अपडेट एरियल टैंकर को लेके। आप सबको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स के पास अभी एरियल टैंकर की काफी कमी है। कुल मिलाकर अभी हमारे पास 6 IL-78 टैंकर मौजूद है, लेकिन इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत ही खराब होता है और इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमको कम से कम एडिशनल 8 से 12 टैंकर की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसी बीच हमारे नए डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में जब ऐसे कैटेगरी के एयरक्राफ्ट को लीज पर लेने का फैसला किया गया था और क्लॉज को ऐड किया गया था, तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एरियल टैंकर को खरीदने के अलावा इनको लीज पर लेने का भी कोशिश किया जाने लगा, जिससे हमारी रिक्वायरमेंट को जल्दी ही पूरा किया जा सकता है। और अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी ने मीडिया को बताया है कि अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से फ्रांस से 6 एरियल टैंकर को खरीदने का प्लान तो किया जा रहा है, साथ ही एक एरियल टैंकर को लीज पर लेने का कोशिश किया जा रहा है, जिसको शायद यहाँ पे वेट लीजिंग के अंदर लीज पे लिया जाएगा। इसके अलावा HAL और इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के बीच भी एक एग्रीमेंट को साइन किया जा चुका है, जिसके अंदर बोइंग की 767 एयरक्राफ्ट को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं और इसके लिए अभी एयर इंडिया से सेकेंड हैंड कंडीशन में बोइंग की
767 एयरक्राफ्ट को खरीदने का प्लान भी किया चुका और इससे करीब 6 एयरक्राफ्ट को यहाँ पे खरीदा जाएगा। वैसे पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से A330 एयरक्राफ्ट को मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर खरीदने के लिए 2 बार कोशिश किया गया था, लेकिन प्राइस की वजह से दोनों ही बार टेंडर से भारत को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन अभी डिमांड को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 6 A330 एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है और साथ ही एक और एयरक्राफ्ट को भी लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि फ्रेंच एयरफोर्स का टैंकर होने वाला है। तो कुल मिलाकर अभी 12 इलेल टैंकर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से 6 सेकेंड हैंड कंडीशन में खरीदे गए एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई करके बनाए जाएंगे और 6 नए एयरक्राफ्ट होने वाले। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट को भी लीज पर लेने की कोशिश किया जा रहा है, जो कि फ्रेंच एयरफोर्स का टैंकर होने वाला है। और अभी इसरो कुछ ऐसा करने वाला है जिसमें सैटेलाइट लॉन्चिंग फैसिलिटी में एक रेवोल्यूशन आने वाला है। अब सब जानते हैं कि इसरो की तरफ से अभी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को टेस्ट करने की प्रक्रिया को शुरू किया चुका है और अभी बहुत ही जल्द भारत की तरफ से जो नेक्स्ट लॉन्च को करने की प्लानिंग किया जा रहा है, उसमें इसरो की तरफ से अपनी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया जा रहा है। अब सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात करें तो एक एवरेज के तौर पर अगर देखा जाए तो इसरो की डाटा के मुताबिक एक नॉर्मल साइज की सैटेलाइट को स्पेस में अपने राइट ऑर्बिट में प्लेस करने के लिए इसरो को पर केजी के हिसाब से $10,000 से लेके $15,000 तक का कॉस्ट पड़ जाता है। और अभी इसरो की चेयरमैन के मुताबिक इस कॉस्ट को भी इसरो की तरफ से $5,000 तक रिड्यूस करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको आगे चल के $1,000 तक भी रिड्यूस करने की कोशिश किया जा रहा है। अब ये कॉस्ट इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि जब भी हम कोई लॉन्च व्हीकल को बनाते हैं तो इसमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल बस इसकी 1/3 पार्ट होता है। बाकी सारा कॉस्ट जो होता है वो लॉन्च व्हीकल का कॉस्ट होता है, जो कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम सेम व्हीकल को बार बार इस्तेमाल कर पाए तो इसमें हमारे रिसोर्सेस और पैसा दोनों वहां पे बचने वाले हैं और हमें फिर से सेम लॉन्च व्हीकल को बनाने की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। तो लॉन्चिंग की जो ओवरऑल कॉस्ट होने वाला है वो आधे से ज्यादा तक रिड्यूस हो जाएगा। इसरो के वर्तमान के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि अभी इसरो GSLV Mark 3 को बना रहा है, जिसके बाद सीधे तौर पर इसरो की तरफ से अपनी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को बनाना शुरू कर दिया जाएगा और इस रॉकेट को भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन करने वाला है, जो कि अगर कामयाब हो जाता है तो इसरो दुनिया का सबसे कम कीमत पर सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है, जिससे आगे चल के जो भी अपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं वो सभी के सभी इसरो को पसंद करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।